तो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज उसको याद रखोगे। आज मैं पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी का 12 क्लास का ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ जी? 12 क्लास का ऑब्जेक्टिव। मेरा पेज थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया है बच्चे, थोड़ा सा कम करने दो पहले इसको। तो 12 क्लास का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हो बच्चे। तो इस 12 क्लास का ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा और तुम लोग बताओगे। ये देखिए, भूगोल किन दो शब्दों के मेल से बना है? बताओ जल्दी से। तो हम बोलेंगे भूगोल दो यूनानी शब्दों जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जियो प्लस ग्राफी। याद करो, अगर मैं कहूँ कि अब इसमें एक एक करके इससे आगे पूछो। हाँ बच्चे, जियो का मतलब क्या होता है? तो जियो का मतलब अगर कहेंगे जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। और फिर से हम टॉपिक पे आ जाएंगे। अगर हम कहें कि जियोग्राफी किन दो शब्दों के मेल से बना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? जियो प्लस ग्राफी। अगर हम कहें कि जियो का मतलब क्या है, क्या बोलोगे? और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। इसके आगे मैं बताया था कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं बच्चे। और भूगोल का जनक हिकेटियस को क्यों कहते हैं? तो यही व्यक्ति ऐसा है जो एक व्यवस्थित क्रम के रूप में, माने भूगोल के रूप में, अलग विषय के रूप में इसने भूगोल को परिभाषित किया था। और कब किया था ये? 500 ईस्वी पूर्व। 500 ईस्वी पूर्व की बातें हैं बच्चे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिकेटियस के पुस्तक का नाम क्या है? जस्ट पीरियड्स। क्या है जी? जस्ट पीरियड। याद है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करके ये सब पढ़ा दिया है। अब बताते चलो, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। भूलेंगे नहीं ना बच्चे? पहली बार अगर समझो कि इसका प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वह था इरेटोस्थनीज। ठीक है। कहता है भूगोल का वास्तविक या व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं? याद करो, तो वो हम कहते हैं इरेटोस्थनीज। 276 ईस्वी पूर्व की बात है बच्चे। 276 ईस्वी पूर्व से लेकर 194 ईस्वी पूर्व के बीच में इरेटोस्थनीज वास्तविक भूगोल के पिता के नाम से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चे, अब इसमें समझेंगे कि वर्तमान भूगोल का जनक, ये बार बार पूछेगा ये भी, कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। किसे कहेंगे बच्चे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट कहते हैं कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहेंगे? पोलिडोनियम। किसे कहेंगे बच्चे? पोलिडोनियम। ये सभी क्वेश्चन 12 क्लास की लेवल का है, इसलिए इसको ठीक तरीके से याद करोगे तुम लोग। उसे सटा दो और उसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक भूगोल, पूरा भूगोल इसमें समाहित है बच्चे। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहेंगे? कार्ल ओ सावर को कहेंगे। किसे बोलेंगे? कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? थेल्स एंड एनेक्सिमांडर। ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चे इसको थोड़ा सा थेल्स पर में हम लोग पढ़े हैं ना जी, मैट्रिकुलेशन में, पाइथागोरस पर में और थेल्स पर में पढ़ते हो तुम लोग। तो वही थेल्स है बच्चे जिन्हें हम गणितीय भूगोल का जनक कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है इसमें से कि विश्व भूगोल का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। कौन है? मार्टिन बेहम। ये अगला कहता है कि विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? एनेक्सिमेंडर। कौन है? एनेक्सिमेंडर। ऊपर जो एनेक्सिमांडर लिखा हूँ वो एनेक्सिमेंडर ही है। एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक भी कहेंगे हम लोग, और विश्व मानचित्र का संस्थापक भी एनेक्सिमेंडर को ही हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे इसमें से कि भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैम्बो। भौगोलिक विश्वकोश माने भूगोल से संबंधित कई सारे शब्दावलियां हैं। इसका जो देने वाला व्यक्ति था, माने डिक्शनरी, वो कौन था?
स्ट्रैम्बो। आ रहा है समझ में ना? आगे कहते हैं मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं बच्चे? 12th क्लास का ऐसा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ये निश्चित रूप से ये पूछता ही पूछता है। समझ में आ गया बच्चे? तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में, इसमें से अगले टॉपिक में हम चलते हैं। अभी तक 15 क्वेश्चन मैं समझाया हूँ, इसके आगे हम लोग समझ रहे हैं बच्चे। पहले इसको समझो। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान की शाखाओं का जननी, माने जितना नॉलेज मिला है उस सब ज्ञान की शाखाओं का जननी किसे कहते हैं? भूगोल। माने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जितने भी माने भूगोल हो, गणित हो, संस्कृत हो, सब विषय जो निकला है किससे निकला है? भूगोल से निकला है, ज्योग्राफी से निकला है। इसलिए ज्योग्राफी को ज्ञान की शाखाओं का जननी कहते हैं। कहता है ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, इसके लेखक कौन है? स्टार लगा लेना इस पर, काफी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है बच्चे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किसने किया? राइट जेल ने किया था। राइट जेल की जगह राइट जेल लिखोगे तुम लोग, क्या लिखोगे? राइट जेल लिख लोगे बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन फिर थोड़ा सा हम देखेंगे बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा साइज मुझे छोटा करना पड़ेगा अपने पास। हाँ चलो यहाँ से समझते हैं हम लोग। कहता है कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। किसने कहा था? एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने कहा था बच्चे, याद रखोगे तुम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल मानव समाज में तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा था? फ्रेडरिक रेडजेल ने। भूलेगा नहीं ना सर, ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 12 क्लास के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछेगा, ठीक है ना। आगे कहता है कि मानव पर प्रकृति के नियंत्रण को क्या कहा जाता है? मानव का प्रकृतिकरण। क्लियर है बच्चे? अगर पूरा लेसन समझ गए हो तो इसमें बताने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा, प्रकृति पर मानव के नियंत्रण को क्या कहा जाता है? प्रकृति का मानवीकरण। किस विचारधारा के तहत मनुष्य को निष्क्रिय तथा प्रकृति का दास बताया गया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद ये कहता है कि मनुष्य निष्क्रिय होता है तथा प्रकृति का दास होता है, ठीक है ना। फिर रेड जेल, रेड जेल नहीं बल्कि रेड जेल, रीडर, हम्बोल्ट, एलन सैंपल, ये 3-4 जो भी मैं बताया, इस किस विचारधारा के समर्थक है? हाँ, निश्चयवाद या नियतिवाद के। अच्छा, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? संभववाद। संभववाद बच्चे बताता है कि मानव जो चाहे वो संभव कर सकता है, इसे हम कहेंगे संभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लूसियन फैब्रिवे ब्लॉस किस विचारधारा के समर्थक है? तो संभववाद के समर्थक कौन कौन है, नियतिवाद के समर्थक कौन कौन है, ये सब बता दोगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27, किस क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग अब? आ जाओ। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव एक निश्चित सीमा तक, क्या कहता है जी? एक निश्चित सीमा तक ही पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। यह किस विचारधारा को बताता है? नौ निश्चयवाद। मानव सब कुछ नहीं कर सकता, मानव के लिए एक लिमिटेशन है बच्चे, आ रहे समझ में ना। तो उस लिमिटेशन को बताने वाला विचारधारा क्या है जी? नौ निश्चयवाद। फिर अगला क्वेश्चन, तो मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी है। किसने कहा? ग्रिफिथ टेलर ने। स्टार लगा लेना इस पर, आ रहा है समझ में ना। न तो हम प्रकृति के दास हैं बच्चे और न ही उसके स्वामी हैं। नेक्स्ट कहता है कि नौ निश्चयवाद में को रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनर्स का नाम किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। तो भूलोगे नहीं ना बच्चे इसे। आगे कहता है जिस गूगल में, तो गूगल की जगह भूगोल लिखना बच्चा, यहाँ गूगल लिखा गया है, ठीक है ना। तो कहते हैं जिस भूगोल में, गूगल की जगह भूगोल लिखना है, किसी पर माने प्रदेश के, परदेश को समझेंगे प्रदेश लिखेंगे। जिस भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
क्रमबद्ध भूगोल, अभी बताया था ना मैं बच्चे। अब ये तो इस गूगल को क्या लिखोगे तुम लोग? हाँ, आगे कहता है जिस भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है उससे क्या कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल। बच्चे नेक्स्ट कहता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कौन कौन है? जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन नंबर 33, मानव तथा धरातल के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? शुरुआत का क्वेश्चन यही, लास्ट का क्वेश्चन यही। असंभववाद विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? वाइटिल डी माने डीला ब्लॉस और लुसियान फैब्रेवे। इस तरीके से बच्चों ये हमारा समाप्त होता है। समझो कि पहला लेसन जो पढ़े हो तो पहले लेसन का ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से लेसन का ऑब्जेक्टिव? सेकेंड लेसन। लेकिन ये कब पढ़ेंगे बच्चे? तो इस तरीके से हमारा ये ध्यान दो यहाँ पे क्लास 12 क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया जी? फाइनल। इससे ज़्यादा तुम्हें पूछने नहीं जा रहा है, तो क्या इतना तैयार कर ले रहे हो बच्चे? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। ओके।